तो झेलम वाली सरकार को चाहिए कि खुद भी और अपने मुरीदों को भी बोलें कि इतना आगे निकलने की कोशिश ना। हम नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े आलिम हैं या हमें सब पता है, लेकिन हम इतने खाली नहीं है जितना झेलम वाली सरकार और उनके मुरीदीन हमें समझते। और अभी मेरा एक क्लिप आने वाला है करीब अदालती खुला पे, क्योंकि अदालती खुला उनका लेटेस्ट क्लिप आया, उसमें कहा है कि ये कराची के मुफ्ती बोल रहे हैं कि जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवी को नहीं दे सकता। भाई फिर आ गया ना, स्टाइल 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 है। मुझे बताया मर्दों ने कि हमारी बीवी ने इंजीनियर साहब का क्लिप सुना है, 5 बच्चों के बाद जाके अदालत से खुला ले रही है वो, और कह रही मेरे पास भी हक है क्योंकि उसको वसीम पसंद आ गया। अब झेलम वाली सरकार ये कहती है कि हराम है ऐसे खुला लेना, लेकिन हो जाएगा। भाई जब उसको बंदा पसंद आ गया ना तो फिर हलाल हराम नहीं देखा जाता। इश्क जब भूत सवार होता है ना तो फिर अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। ये हम जजों के गुलाम और लौंडियां हैं कि जज हमारी बीवी को भी जब चाहे तलाक दे दे, ऐसा थोड़ी है। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये दुख हवाले तो देना है ना। मैं कह रहा हूँ ये मुफ्ती थोड़ी है, मुफ्ती साहब छोड़ो इसको, कौन मुफ्ती कौन आलिम, रेफरेंसेस तो दे रहा है ना, ये लोगों की दलील होती है। मैं कहता हूँ वो रेफरेंसेस अरबी में, उसका उर्दू तर्जमा सही है या गलत है ये आपको पता है? कह रहे हैं भाई तर्जमा तो लिखा हुआ है ना, फिर वो नेट से हटवा दो तर्जमा। हम वजीर आजम नहीं बना सके 1 महीने तक, जो हमारे लिए तर्जमे से ज्यादा जरूरी है, तो हम वहां से कहां से हटवा दें? तो कह रहे नहीं हवाले का क्या होगा, वो जो हवाले दे रहा है। मैं कह रहा था भाई जेहलम गया था तो मेरे सामने दे देता ना हवाले। कह रहे नहीं कोई हिकमत होगी नहीं आया, तो मैंने कहा बुलाया, कह रहे गलती हो गई बुलाया आपको नहीं आया, हवाले तो है ना। इल्मी मेरे असाब इतने मजबूत हैं कि ये जमीन आसमान के सारे मौलवी मिलके मरे हुए जिंदा सामने आ जाए। तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग और जिंदा बुजुर्ग उनके सारे दलाइल फेल हो गए जिस बंदे के सामने, उसे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सूरह फातिहा इतनी रवानगी के साथ नहीं आती जिस तरह मुझे कुरान और सुन्नत के दलाइल अज़बर याद है। अल्हम्दुलिल्लाह ना स्टाइल 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 है। मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया है अदालती खुला पर। वो झेलम वाली सरकार जो है ना, वो फूंको वाली सरकार से भी बड़ा मसला है। वो उसने ये कहा है कि अदालत एक तरफा खुला दे सकती है अदालत या, तो मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा झेलम वाली सरकार के भी चलाए। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन किया है, और ये मैंने झेलम वाली सरकार ही की बातों की वजह से किया है। क्योंकि झेलम वाली सरकार जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो तो ऊटपटांग मसाइल बता ही रहा है बेचारा, उसको ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना फिक़ा का पता, ना इजमाए उम्मत का पता। और किसी एक जगह झेलम वाली सरकार टिकती नहीं है, अपने ही दावों में तजाद, एक जगह एक दावा अगली जगह दूसरी दावा। तो लगता है कि उसका काम सिर्फ बौखलाहट फैलाना है। तो ठीक है आप कर रहे करते रहो, मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करो आप। मैंने बहुत दफा समझाया भाई मेरा नाम, मेरा क्लिप, मेरी तस्वीरें क्यों लगा रहे हो, लेकिन झेलम वाली सरकार को समझ में बात आ नहीं रही। उसका नतीजा निकला मैं झेलम चला गया उनके बुलाने पर, फिर भी वो मार्केट से शॉर्ट। मैंने कहा किस्सा खत्म हो जाए ना ताकि ये, तो मैंने समझा किस्सा खत्म हो गया भाई, सारी दुनिया ने देख लिया, एक बंदा आया है कहकर गया है कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, बैठेंगे जब आपका टाइम होगा हम उसी वक्त बैठेंगे, आप बता दें मैं तैयार हूं। तो उस पर भी नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिर झेलम वाली सरकार ने कहा कि भाई आप जो है वो ऑनलाइन आ जाओ। मैं फौरन तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है शराइत तय कर लेते हैं। तो झेलम वाली सरकार ने कहा हम मंगोल हैं, हम शर्तें नहीं लगाते, धाड़ थल्ले, 3 बातें कही। वो फिर उनका जो रिएक्शन आया था ना, वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। धाड़ थल्ले, हम मंगोल हैं, शर्तें क्यों लगाते हो? बगैर शर्तों के जब डिबेट होती है तो मुर्गों की लड़ाई होती है। वो बहस, कोई इल्मी बहस कभी बगैर शर्तों के, हम कोई ये थोड़ी शर्तें लगा रहे हैं कि दोनों गुटके खा के बैठेंगे या तवे पे बैठ के मुनाजरा होगा, और तवा कम से कम इतने डिग्री गर्म होना चाहिए। भाई नॉर्मल शर्तें कि कितनी देर डिबेट होगी, टॉपिक क्या होगा, आप कितनी देर बात करेंगे, फिर मैं कितनी देर बात करूंगा, सालिसी का किरदार कौन करेगा, ये शर्तें हमने तय करनी थी। उन्होंने कहा कि शायद ऐसी शर्तें हैं कि हम तवे पे बैठ के, चूल्हे पे बैठ के बहस होगी, तो शर्तें क्यों लगाते? और फिर मंगोल, हालांकि मंगोल तो सारे हनफी थे, तभी झेलम वाली सरकार के बाप दादे परदादे सारे हनफी निकलेंगे। ये तो हनफियों की वजह से आपको इस्लाम मिला है। अब्बा भी हनफी, दादा भी हनफी। अगर अब्बा बिलफर्ज अहले हदीस है तो दादा तो हनफी होंगे, दादा भी अगर अहले हदीस तो परदादा तो पक्के हनफी। आपका तो सारा इस्लाम हनफियों से आपको मिला है भाई। बर्रे सगीर में तो थे ही हनफी, बाकी दुनिया में शाफी हैं, हम्बली हैं, इसी तरह ही हैं। तो वो जो मंगोल भी सारे हनफी हैं, और जो इंडोनेशिया चाइना की तरफ चले गए वो भी हनफी हैं। कहीं कहीं जाके शाफी मिलेंगे आपको, मेजॉरिटी उनमें भी मंगोल जब मुसलमान सारे हनफी हुए थे वो। तो अच्छा धाड़ थल्ले का मतलब मुझे पहली दफा मैंने सुना था, धाड़ थल्ले। अभी तक मुझे इसका मतलब नहीं पता धाड़ थल्ले का मतलब क्या है, लेकिन चूंकि वो रिएक्शन हुआ ना गुस्से में, तो मैं अब ये समझ रहा हूं कि जब भी कहीं गुस्सा आए तो धाड़ थल्ले। अब उस दिन के बाद से मुझे भी जब भी गुस्सा आता है ना अपने साथी में, धाड़ थल्ले। मुझे नहीं पता इसकी क्या मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब है जब बहुत गुस्सा आ रहा है ना, धाड़ थल्ले। ये भी लैंग्वेज सीखने का एक देसी तरीका है। अब पता नहीं हकी, तो कभी झेलम में मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा भाई धाड़ थल्ले का असल मतलब क्या है। मैं तो उर्दू जानू, पंजाबी तो नहीं आती ना मुझे। तो अब झेलम वाली सरकार का काम ये था कि मैं झेलम से आ गया, भाई जो जिल्लत होनी थी आपकी हो गई, खत्म करो, चुप करो, इस टॉपिक को खत्म करो, आपने जो करना है करो। आपने फिर ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज कर दिया, मैंने ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया, फिर आप पीछे हट गए, फिर आपने खुद ही कहा दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। मैं खुश था उस पर कि चलो यार ये फड्डा क्या होना चाहिए, खत्म। आपका जो नजरिया आप ठीक है फैलाते रहो, जिसमें अकल होगी वो खुद ही समझ जाएगा
कौन सही है कौन गलत है। ठीक है भाई, बात खत्म हो गई थी। मैं चुप करके बैठा हुआ था ना इतने सालों से, फिर वही मेरा तस्वीरें, फिर वही मेरे क्लिप। अब मैंने अगर आपका नाम लिया था ना किसी में, तो वो आपने पहले लिया, उसके बदले में मैंने नाम लिया है आपका। वो कह सकता है कि मुफ्ती साहब ने पहल की है, वो आपने पहल की, उसके बाद मैंने जवाब दिया है, फिर आपने पहल की। तस्वीर में खुद अपने चैनल पे नहीं तो अपने शागिर्दों को लगाया हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने कहा भाई ये दो तो हो गए, एक झेलम जाके आ गया, एक ऑनलाइन हो गया, अब एक तीसरा रह गया कि उसी तरह से रिएक्ट करवाओ झेलम वाली सरकार का। पहले मैं रिएक्ट जो करवाता था ना, सरकार के क्लिप नहीं लगाता था मैं, उससे क्या होता था, सरकार मेरी बात को गलत रुख पे ले जाते थे। अब मैंने क्या किया, पहले सरकार का क्लिप चलेगा, फिर मैं बताऊंगा ये जो हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, ये तर्जुमा ये बनता नहीं। ये सरकार ने जो हदीस पेश की है, पूरी हदीस ये नहीं, पूरी हदीस यूं है। सरकार जो कह रहे हैं मैं फलां को मानता हूं, तो सरकार फलां को नहीं मानते। फलां का ये इरशाद है जिसको सरकार ने तोड़ मोड़ के पेश किया है, तो सरकार को चाहिए चुप हो जाए। अच्छा, सरकार के में जैसा अल्लाह ने कॉन्फिडेंस दिया ना गलत बातों पे, ऐसा ही इनके मुरीदों में भी कॉन्फिडेंस है। इनके मुरीद समझते हैं कि जेहलम वाली सरकार जैसा इस कायनात में कोई कुरान और सुन्नत को जानने वाला पैदा हुआ ही नहीं। ये बहुत ज्यादा खुशफहमियों में है। और मेरे बारे में पता है नीचे क्या कमेंट्स किए हुए होते हैं इनकी सरकार के मुरीदों ने, मुफ्ती साहब को तो बाबों की किताबों के अलावा कुछ भी पता नहीं। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, समझ रहे हो? तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जो इसमें अल्लाह से उलझेगा ना, अल्लाह उसको रुस्वा करेगा। झेलम वाली सरकार को चाहिए कि खुद भी और अपने मुरीदों को भी बोलें कि इतना आगे निकलने की कोशिश ना। हम नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े आलिम हैं, ये हमें सब पता है, लेकिन हम इतने खाली नहीं है जितना झेलम वाली सरकार और उनके मुरीदीन हमें समझते हैं। इतना खाली नहीं है। ये जो मेरे जुम्मे और इतवार के टॉपिक्स है ना, ये वाज़ो नसीहत के टॉपिक्स हैं। ये जो इख्तलाफी मसाइल और जो कुरान और हदीस से फुक़हा ने मसाइल इस्तिंबात किए, ये टॉपिक ही नहीं है। तो मेरे जो ये वाले टॉपिक हैं, मदरसों में होते हैं, तलबा के सामने होते हैं, और इन टॉपिक्स को हम अगर यूट्यूब पे लाते भी है तो सिर्फ जवाब दे देते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अगर हम डिटेल में जाना शुरू हो तो आपको, मैं नहीं कह रहा कि हमको बहुत बड़े अल्लामा निकलेंगे, आपको पता चल जाएगा हम इतने खाली नहीं है जितना आप हमें बोलो समझते। और अभी मेरा एक क्लिप आने वाला है करीब अदालती खुला पे, क्योंकि अदालती खुला उनका लेटेस्ट क्लिप आया, उसमें कहा है कि ये कराची के मुफ्ती बोल रहे हैं कि जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवी को नहीं दे सकता। भाई फिर आगे ना, स्टाइल है, कह रहे ना, औरत को भी इसी तरह तलाक का हक है, खुला का हक है जैसे मर्द को है। इतनी, मैंने कहा शायद एक दफा गलती से हो गया होगा सरकार से, गलती से इंसान के मुंह से कुछ जुमला निकल आता है, बाद में कहता है मैंने कुछ ज्यादा मुबालगा कर दिया। तो दूसरे क्लिप में देखा वहां भी ना, औरत को भी इसी तरह तलाक का हक है जैसे मर्द को, फिर ना, फिर कहते हैं अपने बाबों का दिफा कर रहे हैं। तो खुला का मतलब क्या हुआ अगर औरत को हक नहीं है? तो मैंने कहा यार, क्योंकि ये इतना खतरनाक मसला है कि इसकी वजह से फैमिली सिस्टम टूट रहा है। मेरे पास खवातीन, मुझे बताया मर्दों ने कि हमारी बीवी ने इंजीनियर साहब का क्लिप सुना है, 5 बच्चों के बाद जाके अदालत से खुला ले रही है वो, और कह रही मेरे पास भी हक है क्योंकि उसको वसीम पसंद आ गया। अब झेलम वाली सरकार ये कहती है कि हराम है ऐसे खुला लेना, लेकिन हो जाएगा। भाई जब उसको बंदा पसंद आ गया ना, तो फिर हलाल हराम नहीं देखा जाता। इश्क जब भूत सवार होता है ना, तो फिर अच्छे फिसल जाते हैं। तो ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि गुनाह मिलेगा लेकिन हो जाएगा? भाई होगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी बीवी है वो छोड़ेगा तो होगा, जज की बीवी थोड़ी है। अजीब सी बात है यार, हम जजों के गुलाम और लौंडियां हैं कि जज हमारी बीवी को भी जब चाहे तलाक दे दे, ऐसा थोड़ी है। तो इस पे मैंने दलाइल दिए, अभी इंशाल्लाह वो मेरा क्लिप आ जाएगा पूरे रेफरेंसेस के साथ। वो पहला क्लिप होगा जो इस तरह से मैंने इंजीनियर के क्लिप मैंने उसको छोड़ा हुआ था कि यार छोड़ो, जाने दो यार, क्या खाम बिला वजह एक नया टॉपिक यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा। और आवाम के जिम्मे वो उलमा से मसले पूछे, अगर वो झेलम वाली सरकार से पूछ रही है तो अल्लाह खुद उनसे पूछ लेगा क़यामत के दिन कि भाई डॉक्टर से मेडिकल साइंस की बातें पूछी जाती हैं। देखो हजरत हकीम साहब रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी बात करते थे कि टमाटर किसके पास से मिलता है? टमाटर वालों के पास। ऐसा ही है ना, गोश्त किसके पास से मिलेगा? गोश्त वालों के पास से। प्रॉपर्टी कहां से मिलेगी? स्टेट एजेंटों के पास से। ऐसा ही है ना, कभी ऐसा हुआ कि टमाटर वाले के पास आप गए, मुझे बकरे का 3 किलो गोश्त देते तो फरमाते थे इल्म अल्लाह कहाँ मिलेगा? अल्लाह वालों के पास। कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनके पास बैठ के क्या पैदा होगा? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह आएगा। और इल्म कहाँ मिलेगा? उलमा के पास मिलेगा। समझते हो? जिन्होंने, और इनमें हर एक प्रॉपर वे में चल के नॉलेज हासिल की हो तो होगा। डॉक्टर किसको कहते हैं? मेडिकल साइंस का माहिर, चंद किताबें पढ़ के नहीं होता, प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया हो। हकीम किसे कहते हैं? प्रॉपर वे में हिकमत का इल्म हासिल किया हो। होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होता है? प्रॉपर वे में बाकायदा उसने कोर्स किया हो, सिलेबस है, निसाब है, उसमें अरबी ग्रामर है, उसमें फ़िक़्ह है, उसमें हदीस है, इजमाई उम्मत है, फ़ुक़हा के इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात में हर एक के पास क्या क्या दलील है, उसका मुज़ाकरा है, उसका बहस मुबाहिसा है, उसके बाद इंसान एनालाइज करता है, फिर हर मसले को उसकी वैल्यू देता है अमल के लिए को इख्तियार करता है, और बाकी जिसकी जो वैल्यू है वो उसको देता है।
तो ये पूरा ऐसे थोड़ी उठ के यार कोई भी उठ जाए और जनाब वो जाके फतवा देना शुरू कर दे। तो मैं सोचता था हमें क्या बोलने की जरूरत है भाई, हमारे और बीसियों काम इतने, तो इनके पास तो टाइम बहुत है ना, एक एक हफ्ता यही एक ही टॉपिक पे तैयारी होती रहती। मेरे तो सुबह जामिया में पढ़ाता हूँ मैं, फिर उसके अलावा मेरे बयानात इस्लाहो जो इस्लाही बयान है, लोगों को जिना से रोकना, घरों में जो मसाइल खड़े हो रहे हैं, हर तरह के मसाइल ना, बीसियों किस्म के लोग सुबह शाम मसाइल पूछ रहे होते हैं, तो मेरे पास टाइम कहाँ था। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया, मैंने कहा यार अभी खुला में भी ये मसला कर दिया, उतना बड़ा मसला, जिना के दरवाजे आप लोगों के लिए खोल रहे हो, और ऐसा इजमाई मसला जिसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं है, उसमें आप लोगों को इतना मिसगाइड कर रहे हो, और अमली तौर पर उसकी खराबियां भी सामने आना शुरू हो गई, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये दुख हवाले तो दे रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ये मुफ्ती थोड़ी है, मुफ्ती साहब छोड़ो इसको, कौन मुफ्ती कौन आलिम, रेफरेंसेस तो दे रहा है ना, ये लोगों की दलील होती है। मैं कहता हूँ वो रेफरेंसेस अरबी में, उसका उर्दू तर्जमा सही है या गलत है ये आपको पता है? कह रहे हैं भाई तर्जमा तो लिखा हुआ है ना, फिर वो नेट से हटवा दो तर्जमा। हम वजीर आजम नहीं बना सके 1 महीने तक, जो हमारे लिए तर्जमे से ज्यादा जरूरी है, तो हम वहां से कहां से हटवा दें? आज एक डॉक्टर साहब ने कहा कि यूट्यूब पे ना एक 2 नंबर डॉक्टर है, 2 नंबर, कितना लोगों को मिसगाइड कर रहा है वो। उन्होंने कहा वो डॉक्टर है ही नहीं, कितना गलत गाइड कर रहा है। मैं नहीं बताऊंगा क्या, क्योंकि जो जिन लोगों का काम है वो कर नहीं रहे, तो हम थोड़ी कर सकते हैं काम। तो मैंने कहा भाई आप केस करें। कह रहे कौन केस करे? गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है उसमें, भत्ता जा रहा है उनके पास, पैसा जा रहा है उनके पास, तो खुद वो जो है ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, जो गवर्नमेंट में 2 नंबर लोग होते हैं वो खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सऊदी अरब में होता ना तो फौरन केस हो जाता, भाई आप प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं किया, आपको कैसे किसने फतवा देने की इजाजत दी है, तो आप बैठ जाओ आराम से। तो सऊदी अरब में या किसी गैर मुस्लिम कंट्री में, मैं जब मस्कत गया ना तो मेरे मस्कत वालों ने बयान रखवाए वहां पे, तो वहां ऐसी अंधेर नगरी नहीं है, जो भी जाए बयान करना शुरू कर दे। तो वहां की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये बयान कर, गवर्नमेंट ने कहा इसकी क्या दलील है कि ये आलिम है, तो प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो हमारे जामिया रशीद से जहाँ जहाँ इदारों से मैंने पढ़ा सारे सनदें उठा के हमने भेजी हैं, उन्होंने उसकी तस्दीक की, उसके बाद मुझे परमिशन मिली है वहां बयान करने। फिर भी मैं नहीं कह रहा कि जो भी सर्टिफाइड आलिम होते हैं वो सारे सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं, लेकिन 2 नंबरों की वजह से ये तो नहीं कि अब दीन का इल्म आप उलमा के अलावा आम लोगों से हासिल कर लो। 2 नंबर डॉक्टरों की वजह से आप ये कहो कि अब हम इलाज मैकेनिक से करवाएंगे। भाई 2 नंबर डॉक्टर अगर होते हैं तो 1 नंबर के पास जाओ आप, लेकिन इलाज तो डॉक्टरों ही से होगा ना। तो ये बात लोगों को उसूल समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे नहीं हवाले का क्या होगा, वो जो हवाले दे रहा है। मैं कह रहा था भाई जेहलम गया था तो मेरे सामने दे देता ना हवाले। कह रहे नहीं कोई हिकमत होगी नहीं आया। तो मैंने कहा बुलाया, कह रहे गलती हो गई, बुलाया आपको नहीं आया, हवाले तो है ना। मैंने साथियों से मशवरा किया, मैंने कहा इंजीनियर साहब चुप भी नहीं हो रहे हैं, हमारा नाम भी हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके फैंस जो हैं हमारी तस्वीरें लगा भी रहे हैं, और फिर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इमेज बहुत, मैसेज बहुत बुरा जा रहा है। मेरी बदनामी नहीं है, बदनामी उलमा की हो रही है। और जो अवाम इसमें, उन साहब ने कहा ना मेरी बीवी खुला ले रही है, तो उसका ये जज्बात है, गोया मुझे बुरा कह रहा हूं कि अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन, आप लोग क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाते, क्यों उसका जवाब नहीं देते। पर मैंने कहा यार खुला पे तो करो, तो मैंने अभी खुला पे रिकॉर्ड करवा दिया है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। आप लोगों ने उसको, उसमें दलाइल से पहली दफा मैंने इस तरह से रिएक्शन करवाया, उसमें इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन बाबों का इल्म जानता है और कौन कुरान और सुन्नत का इल्म जानता है। समझते हो कि नहीं समझते? मेरा दिल नहीं चाह रहा था इंजीनियर साहब से मैं उलझूं, तो लेकिन इंजीनियर साहब नहीं चुप होके दे, वो अपनी हुदूद से तजावुज। और मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर सारे काम ही गलत किए हैं, कुछ काम सही भी किए हैं भाई, बिदतियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया इंजीनियर साहब ने, तो वो करते रहते, बहुत हम भी अप्रिशिएट करते, कहते शाबाश, कदम बढ़ाओ, अच्छी बात है, ठीक है ना। आपने तो और ही ज्यादा जाके जो है ना अपनी एक्सट्रीम लेवल पे आप चले गए और 1 मैन शो बनने की कोशिश कर रहे हो। आपके सारी सब कुछ आप ही को पता है, बाकी सारे क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, बाकी सब पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, कैसर राजा साहब ने किया इंजीनियर के खिलाफ, तो वो भी हमारे खाते में डाल दी, इनको मौलवी पटियां पढ़ा रहे हैं। तो मौलवियों से आपको इतनी नफरत है यार, जो आदमी मौलवी नहीं है वो गवाही दे रहा है कि भाई इंजीनियर ने यहाँ खयानत की है, तो बजाय दलाइल से उसका जवाब देने के वो भी किसके खाते में डाला जा रहा है, हमें बुरा भला कहा जा रहा है। ये जामिया रशीद आए और इनके इन मौलवियों से, अल्लाह की कसम हमने तो इंजीनियर वो कैसर राजा को कुछ नहीं कहा कि आप इंजीनियर के खिलाफ काम करो और आप जो है ये करो। हमें भाई जो कर रहा है करे, नहीं करना है नहीं करो, हमारा तो अपने मसाइल इतने हैं वो नहीं।